Hello students, my name is Shazia Khan. Today we are going to study History, Standard 8th, Chapter number 3, British Effects of British Rule. Students, this is the third part of this chapter. Okay, you have to see first and second part of this chapter, then you will understood what is in the chapter. Okay. In the previous chapter, we studied how British established their rule over in India और क्या क्या restrictions आए, ओके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किए. सिविल सर्विसेज मीन्स ऐसे ऑफिसर्स लाइक पुलिस ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, ऐसे ऑफिसर्स की ब्रिटिश को ज़रूरत पड़ने लगी. ठीक है. To strengthen the British rule in India, there was a need of bureaucrat. Bureaucrat मतलब ए सिस्टम. ओके, ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया जिसमें ऐसे ऑफिसर्स को उन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट किया. उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें ऐसे ऑफिसर्स के क्या होने लगे, एग्ज़ाम्स होने लगे. ठीक है. लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी. ओके, लॉर्ड वेलिस ने इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टम को. सिविल सर्विसेज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ऐसे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगे. ओके. ही रिस्ट्रिक्टेड अ प्राइवेट ट्रेड कैरी आउट बाय द कंपनी ऑफिसर्स एंड फॉर दिस पर्पस ही इंक्रीज देयर सैलरी. अब इस ऑफिसर्स ने क्या किया, उसने प्राइवेट ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. जो करप्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, फिर उनकी सैलरी बढ़ा दी ताकि वो प्राइवेट ट्रेड ना कर सके. अब जब उनकी सैलरी बढ़ गई तो उनकी नीड्स भी इतनी नहीं रही. नाउ नेक्स्ट इज मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. The duty of military was to safeguard the British occupied region in India, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. To maintain law and order in the country was the duty of police force. अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी रिवॉल्व करता है तो मिलिट्री के थ्रू वो सेफ हो सकते हैं. और पुलिस फोर्स जो है वो इंटरनली जो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है उसे वो मेंटेन कर सके. ओके. जुडिशियल सिस्टम. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ए न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड. जुडिशियल बेसिकली मीन्स ऑफ कोर्ट. ब्रिटिश ने जैसा जुडिशियल सिस्टम इंग्लैंड में बनाया वैसा ही इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड ए सिविल एंड क्रिमिनल कोड टू सॉल्व द लोकल केसेस. हर डिस्ट्रिक्ट का अपना सिविल एंड क्रिमिनल कोड होता है जहाँ पर लोकल केसेस जो है सॉल्व किए जाते हैं. फॉर रिकन्सिडरेशंस ऑफ द जजमेंट ए हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश. अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजमेंट से कोई एग्री नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ. ब्रिटिश में एक चीज़ अच्छी थी कि वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे. जितनी भी कंट्रियों में उन्होंने रूल किया उन सबको इक्वली देखते थे. In early times, law in India differ from place to place. अभी इंडिया में हर जगह पे अलग अलग लॉज थे. ठीक है. हर जगह पे अलग अलग लॉ फॉलो करते थे. There was a difference in judgment on the basis of casteism. Judgment was also different because judgment is based on casteism. Under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the court of law. ब्रिटिश के आने से पहले
इंडिया में हर जगह पे अलग अलग लॉ चलते थे, लेकिन ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, लॉस बनाए जो कि सबके लिए इक्वल हो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक लीडर बनाया जो इसको सेटअप कर सके, इन लॉज एंड ऑर्डर को क्रिएट कर सके। द इंडियन पेनल कोड वॉज इन्फोर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये पेनल कोड जो थे वो बताते थे कि जैसा क्राइम होगा वैसी उन्हें क्या होगी, पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो इक्वल लॉज सबके लिए बनाए गए, बट देयर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट। देयर वॉज सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियन। नाउ ब्रिटिश मेड डिफरेंट लॉज फॉर यूरोपियन। ओके, जो लॉज इंडिया के लिए बनाए थे वो लॉज वो यूरोपियन पर नहीं लागू होते थे। ठीक है, न्यू लॉज वेर डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। मतलब कि वो जो थे ना, यूरोपियंस के लिए जो लॉज बने थे वो डिफरेंट थे, लाइक उनको उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन लॉ। ओके, अब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन्हें पता नहीं होता था कि कौन से रूल लॉज है, कौन से रूल्स है। ओके, तो उसके लिए वो क्या करते थे, एडवोकेट हायर करते थे जो कि वो ज़्यादा पैसे जो है ज़्यादा चार्ज करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से आज भी जो है कोर्ट में काफ़ी केसेस जो है पेंडिंग रह जाते हैं, सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश। हमने देखा कि ब्रिटिश ने कैसे लॉज एंड ऑर्डर बनाए, कैसे जुडिशल सिस्टम बनाया, कैसे सिविल सर्विसेज बनाए। अब हम देखेंगे कि नाउ वी विल सी इकोनॉमिकली कैसे उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। सिंस एंशिएंट टाइम देयर वेर इन्वेजन इन इंडिया। पहले काफ़ी लोग आए इंडिया में, उन्होंने काफ़ी लोगों ने फ़ाइट की इंडियन से। ठीक है, और फिर वो यहाँ पर सेटल हो गए। ठीक है, मैनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड वेर एब्जॉर्ब इन द इंडियन कल्चर। और वो यहीं रह गए और कुछ जो है यहाँ सेटल हो गए और कुछ जो है यहाँ पर ही अपने इंडिया का जो दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। और काफ़ी लोगों ने जो है इंडियन से फ़ाइट की और वो यहीं पर जो है सेटल होने के बाद उन्होंने कुछ इकोनॉमिक में कुछ भी चेंजेस नहीं की। ठीक है, द ब्रिटिश वेर एन एक्सेप्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। मतलब कि लैंड के थ्रू कैसे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। बिफोर द ब्रिटिश रूल the village economic system was self-sufficient. Through agriculture and related services, the needs of village were fulfilled in the village itself. मतलब विलेज के जो पीपल थे वो वहीं पर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानते थे और वहीं पर वो खेती बाड़ी करते थे और वहीं पर वो अपनी सारी नीड्स जो है फुलफ़िल करते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। अब लैंड से कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, ये जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स था इनकम का। ठीक है, ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। अब जब ब्रिटिश के आने से पहले कैसा होता था कि अगर उस साल एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, हाँ खेती बाड़ी अच्छी हुई, तो उस टाइप का रेवेन्यू लेते थे और अगर नहीं होती थी तो कम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, या फिर नहीं भी कलेक्ट करते थे। द फार्मर वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन इन द केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप। ब्रिटिश ने ऐसा रूल बनाया कि कल्टीवेशन हो या ना हो आपको रेवेन्यू देना है, टैक्स देना है। ओके, revenue was mainly collected in the form of grain. Even in case of late payment of tax, the farmer land was not confiscated.
अगर फार्मर लेट पेमेंट भी देते थे तो इतना कुछ इशू नहीं होता था, लेकिन ये सब कब होता था? ब्रिटिश आने से पहले। ठीक है, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई, जिसमें कैसे भी, भले ही कितना भी क्रॉप हो, कल्टीवेशन हो या ना हो, आपको टैक्स जो है देना ही है। ठीक है, टू इंक्रीज इनकम द ब्रिटिश मेड इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। ब्रिटिश ने जो है रेवेन्यू में काफ़ी चेंजेस की। ठीक है, लैंड वॉज मेजर एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स। तो उन्होंने एज पर द एरिया ऑफ लैंड टैक्स जो है फिक्स किया। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैसा भी देना होता था? कैश देना होता था टैक्स। इफ़ ए फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम देन दिस लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। अगर फार्मर जो है वो लेट हो जाता था टैक्स पे करने में, तो उनकी ज़मीन जो है वो लोग ले लेते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। तो ये जो है हर जगह होने लगा धीरे धीरे, यही लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है हर जगह फॉलो करने लगे। ठीक है, तो इस तरह से फार्मर को क्या होने लगी? प्रॉब्लम्स फेस पड़ने लगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ कमर्शलाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। Initially, food grain were cultivated by the farmer. It used to fulfill their domestic need as well as the needs of the village. पहले वो लोग अपनी नीड्स के हिसाब से ग्रो करते थे। ठीक है, अपने नीड्स के हिसाब से, अपनी विलेज के नीड के हिसाब से ग्रो करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एक्सेट्रा। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करना स्टार्ट किए, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एक्सेट्रा। ओके, द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशंस ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन इज़ नॉन एज द कमर्शलाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब कैश क्रॉप से जो है काफ़ी प्रॉफिट्स होने लगा एज़ कम्पेयर टू द ग्रेन। ओके, तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया? कमर्शलाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जिससे प्रॉफिट होने लगा उनको। ओके, फैमिन फ्रॉम 1860 टू 1900। फेमाइन मतलब कि फूड ग्रेन जो है उसमें काफ़ी लॉस होने लगा। ठीक है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फेमाइन। ठीक है, फ्रॉम 1860 टू 1900 इंडिया फेस ग्रेट फेमाइन, बट द ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट। उन्होंने फूड ग्रेन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश काय में अपना ज़्यादा एफर्ट डालते थे सिर्फ कैश क्रॉप में, जिससे उन्हें प्रॉफिट हो सके। ठीक है, सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर्स वॉज। वो इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देते थे जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है या नहीं, बस उन्हें जो है प्रॉफिट में ही ज़्यादा वो अटेंशन देते थे। डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ब्रिटिश ने क्या किया? डेवलपमेंट की, ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट की। ठीक है, और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट की। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। इन 1853 फर्स्ट रेलवे ran on the route of मुंबई टू थाने। पहले सबसे उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे स्टार्ट की थी? मुंबई टू थाने 1853 में, रेलवे के थ्रू। ओके, इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया। ड्यू टू इट ऑल cities and military stations got connected to one another. Similarly, the British also started the
पोस्टल सिस्टम, तो उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट किया जिसके थ्रू जो है एक ही टाइम में काफ़ी लोग जो है कनेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी मिलिट्री स्टेशन जो है वो एक साथ में ही कनेक्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश आने के बाद में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगे, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट भी की। ओके, अब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन्ड ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया से जो है गुड एक्सपोर्ट करने लगे, कहाँ पर, इंग्लैंड में, ज़्यादा टैक्सेस में। ऑन द अदर हैंड वेरी लेस टैक्स वॉज imposed on good imported from इंग्लैंड टू इंडिया, और कम पैसे में इंग्लैंड से इंडिया में मंगाते थे, ठीक है। एज ऑल्सो द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वेर मशीन मेड एंड हैंस देयर वॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। अब उन्होंने मशीन के थ्रू क्या करना कि प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, कम टाइम में और कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट किया। टू कम्पीट विथ सच चीप प्रोडक्ट्स वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियन आर्टिस्ट eventually it led to closing down of traditional industries and many artisans became unemployed। मशीन आने से जो है काफ़ी लोग जो अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है, क्योंकि मशीन जो है कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, और अगर लेबर है तो वो टाइम भी ज़्यादा लेता है और प्रोडक्शन भी उतना नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ जो थी उसको उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया इंडिया की। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, अब उन्होंने क्या किया, न्यू इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप की ब्रिटिश ने अपनी इंडस्ट्रीज़। ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, द इंडियन बिजनेस कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर। ऐसे टाइम पे ब्रिटिश ने इंडियन बिजनेसमैन की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की, ठीक है। और बट कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो ऐसे सिचुएशन में भी बिल्डअप हो गई। इन 1853 कौसाजी नानाभाई दवार started the first textile mill in Mumbai. In 1855, the first jute mill was started at Tisra in Bengal. In 1907, Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company at जमशेदपुर। इन्होंने जो है पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई, मुंबई में टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुई। फिर 1855 में बंगाल में जूट की इंडस्ट्री स्टार्ट की, ठीक है। फिर 1907 में टाटा आयरन स्टील की कंपनी स्टार्ट की, कहाँ पर, जमशेदपुर में। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। फिर इंडिया में क्या है, धीरे धीरे करके ये सारे इंडस्ट्रीज़ भी स्टार्ट होने लगे, जैसे कि मेटल की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री स्टार्टेड। ओके, सो दीज थिंग्स डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। ओके, तो this chapter is completed. Students, if you have any doubt, any queries, you all can ask me. Thank you.